ये क्या लिखा हूँ मैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज लेके आए हैं एक नया चैप्टर जो कि स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे आया है, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट आज का स्टार ऑफ द कमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको एक रिक्वेस्ट है मेरा छोटा सा, कि जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो थोड़ा कमेंट भी किया करो, ताकि मेरे को पता चले कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या फिर नहीं है। आपका फीडबैक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, अच्छा है बुरा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि हम कैसा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, राइट। तो वो भी ऑनलाइन क्लास को हल्के में ना ले, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एक्साइटेड ना? कॉपी पेन निकालो और नोट करने पे बैठ जाओ। देखिए यहाँ पे हम इस पार्ट को, इस मतलब टोटल चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट वन इज ह्यूमन आई। आई के बारे में तो जानेंगे, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में हम देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, डिस्पर्शन कैसे होता है, और स्कैटरिंग लाइट कैसा होता है। आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन आई का देखिए एनाटॉमी दिखने में जितना सिंपल है, तो ये अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आगे देखिए, ये देखिए एक्चुअल आई ऐसा होता है, मसल्स वगैरह देखो कैसे लगे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है? इट इज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच अलाउज अस टू सी। तो ये ऐसा एक ऑर्गन है जो हमको देखने में मदद करता है। आप कैसे देख रहे हो? मेरे को देख पा रहे हो ना? तो ये होता है हमारा आई के लिए। और इसका जो डायमीटर होता है स्टूडेंट्स, ये लगभग 2.4 सेंटीमीटर्स का होता है, राइट। अभी हम बात करते हैं कॉर्निया का। देखो मेरे आंख में आप लोग देख रहे हो, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है। ब्लैक के अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक वाला पार्ट होगा, फटाफट जाके पहले देख के आओ, ठीक है। कॉर्निया की अगर बात करेंगे, ये जो पूरा पार्ट को आप बोलते हो स्टूडेंट्स कॉर्निया, पूरा, ठीक है। अब क्या ये एक लेयर क्रिएट है? नो, लेयर नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार क्या हो सकता है ना, चीजें लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये एक आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जो कि आंख को प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ साथ लाइट को भी एंटर करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इरिश के बारे में। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये एक पार्ट होता है और यहाँ पे एक पार्ट होता है। ये जो बाहर वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाहर वाले पार्ट की, तो उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्या ना, इरिस बोलते हैं। और ये एक डार्क मस्क्यूलर टिश्यू होता है जो कि कॉर्निया के पीछे होता है, जो कि प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल में आपको बताता हूँ, देखिए जो जगह मैंने छोड़ दिया है मैं उसको थोड़ा और एक कलर करना चाहूँगा। देखिए मैं ये वाला जो पार्ट छोड़ दिया था, देखिए ये वाला ये जो अभी येलो कलर किया ना, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली प्यूपिल। और ये जो रेड कलर का किया हूँ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, दैट इज कॉल्ड एज इरिस। एंड जो पूरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। समझ आ गया इतना? देखिए इरिस क्या है, इरिस तो आपने समझ आया। तो अभी प्यूपिल देखते हैं। प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग। तो प्यूपिल एक स्मॉल ओपनिंग है इरिस पे, जो कि कंट्रोल करता है लाइट कितना उसके अंदर एंटर कर रहा है। मतलब प्यूपिल क्या करता है ना, कितना अमाउंट का लाइट आपके आंखों के अंदर आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंडो ऑफ द आई। और इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ द आई बोलते हैं, क्योंकि इसी से ही सारे लाइट्स अंदर एंटर कर पा रहे हैं। अब देखिए ये आपने देखा होगा भूतों का आंख, देखियो उसका जो प्यूपिल होता है बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो डायलेट हो जाता है। मतलब जब लाइटेड एरिया में, लाइटेड एरिया में जब आप जाते हो तब आँख का जो प्यूपिल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। और यहाँ पे जब अंधेरे मतलब डार्क जगह पे या फिर रात के जगह पे जब चले जाते हो, वहाँ पे आपका जो प्यूपिल का साइज होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि बड़ा हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इरिस, ओके। एंड द अंदर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। समझ आया? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं ये सब चीजें। देखिए उसके बाद बात करें क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। अब बोल रहे हो सर लेंस, लेंस तो सर कांच का बना होता है। यहाँ पे सर कौन सा लेंस आपके आंखों के अंदर कांच का लगा है? देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो वाला पार्ट मैं अभी मार्क कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज लेंस, जो कि आपके प्यूपिल और इरिस के पीछे रहता है। उसको हम बोलते हैं व्हाट ना, क्रिस्टलाइन लेंस। और उसको देखिए मैंने कैसे लाइटेड कर दिया है उसको थोड़ा,
येलो कलर और गोल्डन कलर कर दिया है। तो इसको स्टूडेंट्स आई लेंस बोला जाता है, जो कि इरिस और प्यूपिल के पीछे रहता है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये एक लेंस है ना, याद रखिएगा ये एक कन्वेक्स लेंस। एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, सो द आंसर इज कन्वेक्स लेंस। और ये किससे बना है ना, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना है। ये मत सोचिएगा कि ये मतलब लाइक कांच से बना है या फिर और किसी कंपोनेंट से बना है, ये जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है। और याद रखिएगा ये आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज देते हैं। कहाँ पे देते हैं ना, रेटिना पे। इसके बाद हम रेटिना के बारे में भी देखने वाले हैं, कहाँ पे होता है रेटिना। अब उससे पहले ना मैं आपको बोलूंगा रियल का मतलब क्या है। रियल का मतलब जिसको ऑब्टेन किया जा सकता है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है फ्लिप्ड, फ्लिप्ड हो जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये तो उल्टा हुआ इमेज है, इन्वर्टेड है। तो हम तो चीज़ों को जब देखते हैं सीधा, आप भी मेरे को सीधा ही देख रहे हो, थोड़ी ना मैं मतलब सिर के बल खड़ा हूं, नहीं ना। तो यहाँ पे वो कैसे होता है, इसके बारे में भी हम जस्ट आगे ही बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रहा है आई थिंक। क्रिस्टलाइन लेंस आपने देख लिया। अभी हम बात करते हैं रेटिना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीछे की तरफ मैंने यहाँ पे गोल्डन मार्क किया हुआ है, और एक बार क्या करता हूँ ना, रेड कलर का मार्क कर देता हूँ। देखिए रेड कलर का मार्क आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रेटिना, और ये आंखों के पीछे प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली देख सकते हो आंखों के पीछे प्रेजेंट रहता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ऑन नॉट ऑन इट। तो हमने देखा क्रिस्टलाइन लेंस में जो भी इमेज आता है वो यहीं पे ही क्रिएट होता है। तो आपने देखा कि वहां पे रियल इन्वर्टेड, तो यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड। इट इज अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी लाइट सेंसिटिव सेल ऑन द बैक ऑफ द आई। और याद रखिएगा जो भी हम लाइट को सेंस कर पाते हैं वो सब यही करता है। मतलब आप देखिए लाइट, ऊपर से लाइट आ रहा है, आप मेरा फेस देख पा रहे हो, अब लाइट बंद कर दो तो आप मेरा फेस नहीं देख पाओगे, राइट। सो यही होता है, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी हम मेन चीज के बारे में बात करेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज ऑप्टिक नर्व। तो हमारे रेटिना के जस्ट ऊपर देखिए बहुत सारे नर्व है, उसको यहाँ पे जूम इन करके भी दिखाया गया है आपको, कि देखिए कैसे आपका नर्व सब गए, ऑप्टिक नर्व। अब आप बोलिएगा कि सर ये करता क्या है ना। आपने देखा कि इसके पहले रेटिना क्या करता था ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएट करता था। ये बस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक भेज देगा। अब बोलोगे सर ब्रेन तक जाना क्या जरूरी है। यस जरूरी है, क्यों। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होते हैं, तो उसको सीधा करने के लिए ब्रेन तक तो भेजना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आवर ब्रेन पोजेस द सिग्नल्स एंड कन्वर्ट्स इन्वर्टेड टू इरेक्ट इमेज। तो समझे, रेटिना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इमेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करता है, ऑप्टिक नर्व उसको ट्रांसफर करता है ब्रेन तक, और ब्रेन उस चीज को क्या करता है ना, रियल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए मतलब आपके, मतलब आप मेरे को देख रहे हैं बट स्टिल कितना सारा प्रोसेस उसके पीछे 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 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज विटरस ह्यूमर। विटरस ह्यूमर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन है। आप देख सकते हो ये जो ब्लूइश वाला पार्ट मैंने किया है, दैट इज कॉल्ड एज विटरस ह्यूमर। और देख रहे हो सारा का सारा स्पेस तो यही लेके बैठ गया है। इट इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर। और आप देख सकते हो ये क्लियर है और कलरलेस है, मतलब ऑब्वियसली हमारे लेंस और ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई भी बाधा सृष्टि नहीं करेगा, कोई भी ऑब्स्टैकल ये क्रिएट नहीं करेगा, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू आवर आई, दिस इज द मेन थिंग। पूछता है कि कौन आपके आई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो दैट आंसर इज विटरस ह्यूमर आपके आंखों को क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मतलब हाइड्रेट भी रखता होगा ऑब्वियसली। इट ऑल्सो कीप्स आवर आई इन शेप। अब देखिए मान लीजिए एक बलून है, राइट, बलून है, मैं उसको मतलब ब्लो किया तो वो एक शेप लेगा। कैसे शेप लेगा, जब मैं उसके अंदर हवा भरूंगा या फिर पानी भरूंगा। होली वगैरह में पानी का पिचकारी तो मारते हो गए ना अपने दोस्तों को, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इट ऑल्सो कीप्स आवर आई इन शेप। तो उसके अंदर जब हवा या फिर पानी होने के बाद वो जाके गोल होता है। सिमिलरली आपका आंख इतना अच्छा खासा गोल मोटोल है, कैसे आपके फेस की तरह, ये इसमें क्या है ना, शेप क्रिएट करके रखता है विटरस ह्यूमर, राइट। अभी हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स के बारे में थोड़ा। मैं पहले इसके बारे में तो हम इसके बाद बात करेंगे और एक टॉपिक के अंदर यहाँ पे बात करेंगे, बट मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए आपके लेंस के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको जूम करके दिखाया गया है। तो ये आई लेंस के ऊपर और आई लेंस के नीचे प्रेजेंट होता है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्यों, क्योंकि आपका आंख एक पर्टिकुलर लेंस नहीं है, आप पास का चीज दूर का चीज अपने हिसाब से देखते हो, थोड़ी ना मैनुअली कंट्रोल करते हो, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो कैसे होता है ना, सिलियरी मसल्स हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर और नीचे आई लेंस के, मतलब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे हम उस चीज का काम देखेंगे सिलियरी मसल्स का, दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन ऑफ आई। ये क्या करता है इन दिस प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस विच द सिलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई। आपने ऑलरेडी लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में फोकल लेंथ वगैरह पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी मतलब कल या फिर परसों में उसका वीडियो भी ले आ रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या करता है ना, अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है। फोकल लेंथ को ज्यादा भी कर सकता है, फोकल लेंथ को कम भी कर सकता है, उस हिसाब से हम दूर का और पास का चीज को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इट इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू गेट क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। और ये क्यों होता है, ताकि हम क्या कर सकें ना, अपने रेटिना पे क्लियर इमेज क्रिएट कर सकें, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे सिलियरी मसल्स के बारे में, जो कि इसके पहले ही हम बात कर रहे थे। इट चेंजेस द शेप ऑफ द आई लेंस वेन एवर आवर आई फोकस ऑन नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज द मेन थिंग। सिलियरी मसल्स का काम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है ना, इट चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस। सिलियरी मसल लेंस के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि उसका काम ही तो लेंस के साथ है ना, मतलब उसका क्या है ना, ऑलरेडी टाका भिड़ा है किसके साथ, लेंस के साथ। तो वो लेंस को ऊपर नीचे मतलब बड़ा छोटा करेगा, ताकि आपका आंख फोकस कर पाए पास वाले और दूर वाले चीज के ऊपर। मान लीजिए मैं, आप मेरे को पास से देख रहे हो, अभी थोड़ा दूर से दिखो तो थोड़े मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए क्या हुआ ना, थोड़ा ब्लर हो गया, फिर वो फोकस आ गया, राइट। मान लीजिए मैं बाहर किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, फिर पास आके एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा तो टाइम लगता है ना उसको फोकस होने में, मतलब आप ब्रेन कैप्चर करने में टाइम तो लगता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं एकोमोडेशन इज एन एबिलिटी ऑफ आवर आई टू सी नियर बाय और फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये एक ऐसा एबिलिटी है जैसे आप पास और दूर दोनों की चीज को देख पाओ, एंड दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, राइट, एग्जाम में आने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यही एकोमोडेशन आप आए में, मैंने आपको बोला था आप पास का चीज भी देखोगे, आप दूर का चीज भी देखोगे। देखिए पहले हम देखेंगे फार इमेज, मतलब जब दूर का चीज देखते हैं तो आपके लेंसेस और सिलियरी मसल में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स मतलब थोड़ा ऐसे हो जाते हैं। तो फिर ये जब ऊपर आएगा, मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो जब ये ऊपर आएगा ये पतला हो जाएगा। देखिए ये मोटा था तब, अब जब ये ऊपर गया ये पतला हुआ, देखो ये वाला पार्ट कैसे पतला हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिलैक्स हो जाता है, तो आई लेंस थिन हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, और फोकल लेंस आपका बढ़ जाता है। ऑब्वियसली फोकल लेंथ आपका देखो यहाँ पे ज्यादा है। दिस अलाउज अस टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये हमको अलाउ करता है फार थिंग्स को क्लियर, दूर के चीजों को अच्छे से देखने के लिए। अगर मैं नियर इमेज का बात करूँ उसका उल्टा होगा, यहाँ पे रिलैक्स था तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, मतलब पतला हो जाएगा। तो पतला पतला मतलब आई लेंस आपका छोटा हो जाएगा, तो आपका जो लेंस है वो थिक मोटा हो जाएगा। हेंस फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो आपका जो फोकल लेंथ है देखो इसके मुकाबले तो यहाँ पे फोकल लेंथ थोड़ा कम है, तो यहाँ से आपको पास वाले चीजें ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखेंगे। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ ह्यूमन विजन, जो कि अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, बार बार एग्जाम्स में एमसीक्यू वगैरह देता है। द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब हम कितना पास देख सकते हैं। अब बोलोगे हमारा बुक में तो है 25 सेंटीमीटर, राइट, 25। अब तुम बोलोगे सर 25 सेंटीमीटर मतलब यहां से लगभग यहां तक होगा, राइट, मतलब लगभग तो इतना होगा, राइट, एक हैंड स्पैन होगा। बट तुम बोलोगे सर एक चीज को ना, एक चीज को मैं पूरा पास से भी देख पा रहा हूं, बट बेटा आप देख तो सकते हो बट फोकस क्रिएट नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं राइटिंग्स की बात करूं, लेटर्स की बात करूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। काम चल रहा है ऊपर, ओके। सो ये याद रखना 25 सेंटीमीटर के और क्लोज आएगा तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, मतलब आपका आंख उसको फोकस नहीं कर पाएगा। और फार पॉइंट की बात करें, मेरे को थोड़ा बताना, आप सबसे दूर सबसे डिस्टेंस में कौन सा चीज देखे थे। अब बोलोगे सर सबसे दूर तो हम इसको देखे हैं, मतलब स्टार्स को देखे हैं, सन को देखे हैं, मून, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो सोचो सन मून अब इतना दूर होने के बाद देखे तो कुछ फिक्स्ड पॉइंट है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, नो, वो तो 250 मतलब कुछ मिलियन किलोमीटर दूर में है हमसे। तो सोचो हम उस तक देख पाते हैं, मतलब इन्फिनिटी। अब बोलोगे सर मेरे को तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर का चीज ढंग से नहीं दिख पाता, बेटा वो अलग चीज है, राइट, दैट इज हम उसको और कभी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट याद रखना फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, मतलब कितने दूर तक आपका आंख नेचुरली उस चीज को देख सकता है। अब हम बात करेंगे, आप ये लड़की क्या कर रही है भाई, हाँ लड़की का चक्कर है बाबू भैया। देखिए तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त, आपके बड़े, आपसे छोटे, बहुत लोग ने ग्लासेस मतलब चश्मे पहने होंगे, क्यों।
स्टाइल मारने के लिए, या फिर कुछ और भी चीज़ है, मतलब आँख खराब है। खराब मतलब क्या, डिफेक्ट है, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आंखों का डिफेक्ट छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग पहनते हैं चश्मा। क्यों? देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है हम समझते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपका भी आँख खराब होगा, आप खुद उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो पहले आता है स्टूडेंट्स मायोपिया। तीन प्रकार के डिजीज होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया। तो हम हर एक डिजीज को देखेंगे, मतलब डिजीज तो नहीं, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट को देख के उसका फिर करेक्शन कैसे होता है जानेंगे, और उसमें होता क्या है वो भी जानेंगे। देखिए मायोपिया में अगर बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, मतलब आपको पास का चीज दिखेगा बट दूर का चीज नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस बोला गया है। इन दिस अ पर्सन इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, पास का चीज देख सकता है बट वो दूर का ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता है। इन अ मायोपिक आई, इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। आपने तो पढ़ा था सर रेटिना पे ही फॉर्म होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि रेटिना के पहले फॉर्म होता है। अब हमारा स्टूडेंट्स रेटिना यहाँ पे रहता है, बट ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मतलब रेटिना के सामने क्लियर हो रहा है तो ब्लर दिखेगा। इसीलिए जिसका भी आंख खराब है उसको क्या हो रहा है ना, ब्लर दिखता है चीजें, इसीलिए वो चश्मा पहनने के बाद उसके ऊपर फोकस आता है। ओके, सो देखिए रीजंस, रीजंस क्या है, डिक्रीज इन आई लेंस फोकल लेंथ। और अगर आपको मायोपिया हुआ है, मतलब आपका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आपके मतलब जो आपका रेटिना, रेटिना के सामने ही वो क्रिएट होता है। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और आपका जो आई बॉल है वो भी थोड़ा एलोंगेट, लंबा हो जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ कम हो गया। करेक्शन ऑफ मायोपिया, आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कनकेव लेंस यूज करोगे स्टूडेंट्स, याद रखना। अब ये मेरे को भी, मैं अभी बोलूंगा कि कनकेव लेंस यूज करने से क्या वो पीछे वाला, मतलब यहाँ पे ये जो सामने वाला चीज है वो क्या पीछे की तरफ आ सकता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। देखिए कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, मैंने आपको बोला था। देखिए मान लीजिए आपके आंखों के सामने यहां तक आपका फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि आप 10 मीटर के आर पार और नहीं देख सकते हो, मतलब अच्छे से आपको वो दिखाई नहीं देगा। सो देखिए यहाँ पे क्या है ना, 10 मीटर के बाद वाले जो ऑब्जेक्ट्स है आपको वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब ब्लर हो रहा है, बट क्रिएट कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। अब और थोड़ा आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हुआ, इसलिए ब्लर इमेज क्रिएट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका करेक्शन हमने कनकेव लेंस, आपको पता होगा कनकेव लेंस दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। तो जब कनकेव लेंस हम पहनते हैं तो वो क्या करता है ना, उस चीज को आपके रेटिना पे क्रिएट करवाता है, मतलब रेटिना पे गिरवाता है। पहले यहाँ पे गिर रहा था, अब रेटिना पे वो चीज गिरेगा, मतलब वो क्या करेगा ना, फार पॉइंट को और थोड़ा इंक्रीज कर देगा। पॉइंट ए हमने बोला था यहां तक आपको दिखाई देता, इसके बाद अगर रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। बट इस चीज को वो क्या करता है, पूरा इन्फानाइट, मतलब नेचुरली जैसा हमारा आंख होता है वैसे बना देता है। मतलब हाँ आर्टिफिशियली वैसे बनाया जा रहा है, बट हाँ एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ ही इसको हम तुलना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, जो कि मायोपिया का ही ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा आप, मायोपिया का ऑपोजिट। और इसको और एक भी चीज बोलते हैं, फार साइटेडनेस, उसको बोलते थे नियर साइटेडनेस, इसको बोल रहे हैं फार साइटेडनेस। मतलब इसमें क्या होता है ना, फार ऑब्जेक्ट देख पाता है बट पास वाले ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पाता। तो याद रखिएगा, और एक चीज ना, हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, वहां पे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पे वो क्रिएट हो रहा था, अभी बिहाइंड द रेटिना पे क्रिएट होगा। अब रीजंस की मैं बात करूं तो पहला चीज है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, आपका जो आई लेंस वो इंक्रीज करता है। और क्या होता है ना, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए आपका रेटिना के बिहाइंड में इमेज क्रिएट होता है। अब आप अगर करेक्शन की बात करोगे तो दैट इज कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। आपको याद होगा कि नॉर्मली एक व्यक्ति का जो नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से पास अगर आप चीज लाओगे तो वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। पहले समझते हैं, मान लीजिए आपको पता होगा यहाँ पे होता है 25 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, बट अभी तो आपका वो नियर पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब इन्फानाइट तक वो शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपका रेटिना के पीछे में भी वो क्लियरली विजिबल ना हो। सेकंड केस की अगर बात करूं, यहाँ पे देखिए एक्स एक पॉइंट है और वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, मतलब पहले ये था आपका नियर पॉइंट, अभी ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है रेटिना से वहां तक का डिस्टेंस पे ही आपको आपका ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर बात करेंगे इसका करेक्शन, मैंने आपको बोला था कन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे, और कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस क्या करता है ना, वो फार पॉइंट को ना ए से इन्फानाइट तक ले जाता है, फार पॉइंट जो होता है वो इन्फानाइट तक ले जाता है। इसीलिए आपका क्या होता है ना, यहाँ पे क्रिएट होता है रेटिना पे इमेज। आई थिंक आपको समझ आया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेस बायोपिया। स्टूडेंट्स इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, राइट। दिस डिफेक्ट इज मोस्टली सीन इन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स। जितने सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ये चीज़ होता है जनरली। आईज एकोमोडेशन पावर डिक्रीजेस विथ टाइम और एज, मतलब जितना समय और उनका उम्र बढ़ते रहता है, उनका ये जो एकोमोडेशन ऑफ आई का भी पावर धीरे धीरे कमता जाता है। इट कॉजेज डिफिकल्टी इन सीइंग बोथ नियर एंड फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और यहाँ पे आपको पास का दूर का दोनों का ऑब्जेक्ट देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। और याद रखिएगा अगर मैं प्रेस बायोपिया का रीजंस की बात करूँ, पहला चीज़ तो है सिलियरी मसल्स आपका बहुत वीक हो जाएगा। और सिलियरी मसल वीक हुआ तो आपको पता होगा आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो भी बहुत अच्छा मेंटेन होकर नहीं रह पाएगा। अगर करेक्शन की बात करेंगे तो आपको कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों ही मिले हुए एक चश्मे में पहनना पड़ेगा। ये देखिए चश्मा का एक पार्ट है, एक टाइप का साइड है। देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा बुजुर्गों के यहाँ पे कन्वेक्स लगा रहता है और बाकी वाला होता है कनकेव। तो वो क्या करते हैं, आप देखे होंगे कन्वेक्स के लिए नियर विजन, पास को देखने के लिए वो क्या करते हैं ना, थोड़े से झुक जाते हैं। देखिएगा अगर आपके घर में कोई आपकी दादाजी दादी माँ है तो वो जब पास का चीज़ देखेंगे थोड़ा सा झुक जाएंगे, और जो थोड़ा दूर का चीज़ देखें तो ऊपर वाले चश्मे में देखने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक पिक्चर भी है। जब ये जो दादाजी हैं ये जब देखिए पास का चीज़ देख रहे हैं तो थोड़े से झुक जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब यो जो नीचे वाले पार्ट में देखेंगे। अगर दूर का चीज़ देखना चाहे तो वो ऊपर वाले पार्ट में से उठ के थोड़ा देखेंगे। आप कभी अगर देखिएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं और एक भी आपका डिफेक्ट है। मैंने आपको बोला था कि 3 डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। बट उसके साथ भी और एक चीज़ है जिसका नाम है कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंप्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, बुजुर्गों के लिए ये ट्रीटमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंपनिंग होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इट इज ऑल्सो अन आई डिफेक्ट, ये भी एक काइंड का आई डिफेक्ट, और इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड्स में। इन दिस डिफेक्ट द क्रिस्टलाइन लेंस बिकम फॉगी एंड सम ओल्ड एज पर्सन। तो क्या होता है ना, कुछ ओल्ड एज पर्सन का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस, ये वाला पार्ट, तो ये फॉगी हो जाता है। अब फॉगी क्यों हो जाता है, क्योंकि धुंधला क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फैट्स एक्यूमुलेट होने चालू करते हैं। मतलब बताता हूँ आपको सॉरी, एक्चुअली वो फैट नहीं, वो प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, ड्यू टू बिल्ड अप प्रोटीन ऑन आई लेंस। तो आई लेंस में क्या होता है ना, बहुत सारा अच्छा खासा प्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगता है। तो कैटरैक्ट कैन बी क्योर बाय सर्जरी, और याद रखिएगा इसका कैटरैक्ट का क्योर केवल और केवल सर्जरी के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, और किसी चीज़ से हम इसका मतलब क्योर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो फ्री आई ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे अगर आपका दादाजी दादी माँ किसी को भी हो रहा है तो जाके सर्जरी करवा लीजिए। यहाँ तक था हमारा आँख। आँख के बारे में हमने हर एक चीज़ देख लिया। आई के बारे में, आई का ज़्यादातर कंपोनेंट्स हमने देख लिया, पार्ट्स देख लिया, लाइट कैसे आते हैं कैसे जाते हैं और क्या क्या उसके डिफेक्ट्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे ये कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, राइट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन पढ़ा है, राइट, और ये होता है प्रिज्म। तो देखते हैं पहले प्रिज्म क्या होता है। इट इज़ अ पिरामिडल piece of glass or other transparent material with two triangular bases and three lateral surfaces। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये जब का प्रिज्म है ये एक पिरामिडल पीस है, पिरामिड के जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर बेस है और 3 आपका लैटरल सरफेस है। थोड़ा याद रखिएगा। एंगल की बात करेंगे, आपने देखा था कि जो लैटरल सरफेस होता है प्रिज्म का, उन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूँ तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये समझना है तो आगे वाले स्लाइड में हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म लिया है, उसके साथ एक लेजर भी लिया है। जब देखिए ऊपर कुछ भी आपका मीडियम नहीं है तो आपका लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा। बट वेन एवर आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑन द प्रिज्म, देन व्हाट इज हैपनिंग, तो आपका यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ये अंदर चला गया और
बाहर आ गया एमरजेंट करके, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे क्रिएट होगा, हम इंसिडेंट रे को थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ाए, और उसके साथ साथ एमरजेंट रे को भी थोड़ा बढ़ाते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सॉरी। ये एक्चुअली थोड़ा बोर्ड पे लिखने में बहुत दिक्कत होता है। ऐसा टाइप का कुछ होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मैं एक्चुअल वाला रूप भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तो आपने क्या किया ना, एमरजेंट रे को पीछे लाया और इंसिडेंट रे को आगे लाया, और यहाँ पे जो देखिए क्रिएट हुआ एंगल दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म के सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या था, ये आपका डिप्रेशन नहीं है, ये डिस्पर्सन है। when the white light passes through a glass prism, then white light split into the seven color and this phenomena is called as dispersion। जब एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है तो सात नए कलर्स में वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन। देख सकते हैं यहाँ पे क्या इंसिडेंट हो रहा है, व्हाइट लाइट, और क्या एमरजेंट हो रहा है, सातों कलर। उसके बाद देखिए सातों कलर आपको अगर याद रखने हैं, आप नीचे से याद रख सकते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको शॉर्टली याद करने के लिए हम हर एक चीज का नीचे से ऊपर तक क्या करते हैं ना, फर्स्ट लेटर को पकड़ते हैं और जिसका नाम हो जाता है विबग्योर। याद रखिएगा, V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। याद रखिएगा ये जो सातों के सातों कलर हैं, इनको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं इनके वेवलेंथ्स आपको दिए गए हैं, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जो वायोलेट है उसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू रेड कलर का। तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और वायोलेट का सबसे कम वेवलेंथ है। तो उस हिसाब से जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं हमारा वेवलेंथ भी क्या होता है ना, वैरी करता है। इसीलिए देखिए रेड का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसलिए वो सबसे ऊपर लाई कर रहा है, और नीचे सबसे क्या लाई कर रहा है आपका वायोलेट। उसके बाद हम देखते हैं ये जो चीजों को ना कौन डिस्कवर किए थे, यस आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो कलर्स ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड। ठीक है, जो वेवलेंथ का कलर होता है, हम जितना नीचे जाएंगे वो क्या करेगा ना, इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो आइजैक न्यूटन ने सोचा कि अगर मैं एक वाइट लाइट देके कुछ चीजें पास करवा रहा हूं, राइट, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा आपके सातों कलर्स में। अगर मैं उसको और एक प्रिज्म में पास कराऊं, क्या मुझे और सात कलर मिलेंगे या फिर कुछ नया मिलेगा। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या किए ना, दोनों दो आइडेंटिकल प्रिज्म को ऐसे प्लेस किए, एक में व्हाइट लाइट दिए, और वो जब सातों कलर में प्रोड्यूस हुआ वही सातों कलर को वो इंसिडेंट किया और एक प्रिज्म के ऊपर, और इवेंचुअली उनको फिर से वही व्हाइट लाइट मिला। सोचिए कितना मतलब गजब का ये चीज है, व्हाइट लाइट मतलब सात लाइट से मिलके बना है, और जो सातों लाइट वो भी व्हाइट लाइट से मिलके बना है। मतलब जो इनके इन्वेंटर है दैट इज ऑल्सो द व्हाइट लाइट। सन और व्हाइट लाइट एक्चुअली मेड अप ऑफ सेवन कलर। तो हम जो सन देखते हैं और जो व्हाइट लाइट देखते हैं, एक्चुअली तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो सातों कलर में बने हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट आपने रिफ्रैक्शन तो इसके पहले लाइट वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। ये क्या होता है ना, जब आपका रेयरर से डेंसर मीडियम पास करता है तो आपका जो रे जाता है, निकलता है, वो बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ। आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ है, ध्यान से सुनना ये चीज़। वन अ लाइट एंटर्स डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देखिए यहाँ पे डेंसर से रेयरर ये लाइट जाना चाहती है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिलो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। बिलो का यहाँ पे मतलब होता है लेस, मतलब आपका जो आई होगा वो क्या होगा ना, लेस होगा, किसके मुकाबले ना, क्रिटिकल एंगल के मुकाबले लेस होगा। देखिए क्रिटिकल एंगल से आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या है ना, कम है, तो वो क्या करेगा ना, उसी डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करेगा। अब डेंसर मीडियम तो यही है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, जा रहा है, और वो ऑब्वियसली आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। बट आप
बोलोगे सर अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ज्यादा होगा तो वो नॉर्मली क्या करेगा ना, रिफ्रैक्ट करवाएगा ऊपर की तरफ, अगर वो बड़ा निकलेगा तो ही जाके, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल फ्रॉम विच लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इफ द आई इज ग्रेटर। अगर आई आपका ग्रेटर है तो ही जाके आपका वो एंगल, जिसमें क्या होता है ना, अगर जो बड़ा होने से इंसिडेंट एंगल किसके अंदर फ्लो कर सकता है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तक फ्लो कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर समझने आया तो कमेंट डाउन करना, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक एक टॉपिक बना दूंगा, छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई जो होता है हमेशा वो सी से कम होता है। क्यों, सी क्रिटिकल एंगल से कम होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप खुद सोचो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो वो यहाँ से रेयरर मीडियम में घुस जाएगा, राइट। अभी हम बढ़ते हैं रेनबो फॉर्मेशन, जो कि एक बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं अवेटेड टॉपिक था। रेनबो कैसे बनता है, प्रिज्म का बात तो हमने पढ़ लिया, बट आप सोचो क्या आपके आसमान में प्रिज्म्स होते हैं, आसमान से प्रिज्म टपकते हैं क्या, नहीं। तो फिर आसमान में कहाँ से ये जो डिस्पर्सन होता है और कहाँ से आपका व्हाइट लाइट से नॉर्मली सातों कलर प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने आसमान में रेनबो ऐसे देखा होगा, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रेनबो जो होता है दैट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम व्हिच इज फॉर्म इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेनफॉल के बाद ही क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगा कि रेनफॉल में रेन गिरता है तो जो रेन का ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं, वो एक डेंसर मीडियम की तरह पे काम करते हैं। और लाइट हमारा एयर से वही ड्रॉपलेट के अंदर आता है, दैट मीन्स कि डेंसर से वो रेयरर आ रहा है, सॉरी वो रेयरर से डेंसर आ रहा है। रेनबो इज ऑब्जर्व इन पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, और सन जिस तरफ होता है उसके ऑपोजिट में आपको रेनबो दिखता है। दैट दिस कैन बी ऑल्सो ए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन। व्हेन रेनबो फॉर्म थ्री फेनोमेनम ऑकर्स, जब रेनबो बनता है तीन चीज आपको होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है डिस्पर्सन, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझाता हूँ एक एक करके। देखिए रिफ्रैक्शन कब होता है, सन से यहाँ पे आया, देखिए ये है अर्थ, नहीं नहीं अर्थ नहीं, ये है अर्थ, और अर्थ के अंदर देखिए एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट्स है, राइट। वाटर ड्रॉपलेट जब सन यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, आप खुद देखिए, आपका पहले चीज जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहां से रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम के अंदर घुसा, तो ऑब्वियसली क्या होगा ना, आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद डिस्पर्सन, तो आपको मैंने बोला था ऐसे टकरा के बाहर जब निकलेगा तो ये सातों कलर में टूटेगा। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए डेंसर से डेंसर ही जा रहा है। थोड़ी देर पहले आपको बोला था डेंसर से डेंसर कब जाता है, जब आई इज लेस देन सी। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा गलत लिखा गया है, आई इज लेस देन सी होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। और आपका प्लेस कुछ यहीं पे होगा, आप यहाँ पे रह के वो रेनबो को आराम से देखोगे, इसीलिए मैंने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हम देखेंगे। रिफ्रैक्शन भी आपने पढ़ा था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, एक इंसिडेंट होता है, एक रिफ्रैक्टेड रे होता है। और आपको पता है जब क्या होता है ना, एयर से मतलब मान लीजिए पानी कांच ऐसा कुछ होता है, नॉर्मली रेयरर से डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर जाता है, जो कि आपने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे आते हैं हम नॉर्मली, तो यहीं से ही हमको सीखने वाले हैं आज। ये क्या लिखा हूं मैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये बुक में कहाँ से आ गया, सोचे हो कभी। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसका मतलब होता है स्टार्स जो होते हैं आपके ट्विंकल कर रहे हैं, राइट। अब ट्विंकल कर रहे हैं मतलब क्या सच में ये स्टार्स चकमक करते हैं, जगमगाते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं समझाता हूँ, स्टार ट्विंकल करते ही नहीं है, तो हमको वो ट्विंकल करते हुए क्यों दिख रहे हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया, आपका जो एटमोस्फियर है इट इज कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंडेड द प्लैनेट। आपको पता होगा ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ उसका एटमोस्फियर है, और एटमोस्फियर पे गैस है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। और रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, एक्चुअली ये इंडेक्स है ऑफ द मीडियम्स। तो यहाँ पे हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लाइट वाले चैप्टर में अगेन पढ़ रखा होगा, मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो लाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हॉट गैस भी होता है, कोल्ड गैस भी होता है, और याद रखिएगा हॉट गैस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज व्हाट, लेस देन एज कंपेयर टू कोल्ड गैस। कोल्ड गैस के मुकाबले वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हॉट गैस का कम होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन होता है, मतलब आके ऐसे नॉर्मली ऊपर ऊपर होते हैं, नॉर्मली हमारे कोल्ड गैस ऐसे टकराते हैं, फिर ऐसे टकराते हैं, मतलब देखिए कितना सारा यहाँ पे। अब क्या इतना ही है, उसके अंदर और भी बहुत सारे टाइप के लेयर हैं, बहुत सारे टाइप के पार्टिकल है। तो क्या होता है ना, नॉर्मली रिफ्रैक्शन होता रहता है, इसीलिए हमको उनसे जो लाइट आता है वो ढंग से नहीं दिख पाता, वो हमको चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम दिखाई देते हैं, इसीलिए हमको वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। इतना समझ आ गया आपको? अगर मैं और एक चीज़ आपको बोलूँ, आपके मन में चल रहा होगा कि आगे आएगा, हाँ। यहाँ पे देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में से ही क्या होता है ना, स्टार एक्चुअली मैं ये आगे ही बोलूँगा, ठीक है। तो प्लैनेट्स प्रेजेंट ऑल नियर बाय डिस्टेंसेस, आप बोलोगे सर अगर आपके स्टार आपको ट्विंकल करते हुए दिख रहे हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स है वो भी तो दूर है, तो वो क्यों नहीं दिखते? पहली बात अगर ज़्यादा देखोगे तो स्टार्स के मुकाबले प्लैनेट बहुत पास है हमारे, राइट। हाँ, माना प्लैनेट्स दूर है बट स्टार के मुकाबले तो पास है ना। तो इसीलिए, और एक चीज़ है, उनका जो साइज है वो पास है, इसलिए बिगर दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इस पेन को ना कैमरा के पास लेके जाता हूँ, देखो मैं खुद ढक जा रहा हूँ, इसका मतलब ये छोटा है मेरे से बहुत, मतलब इतना भी नहीं आ पा रहा है, बट स्टिल जब इसको मैं पास लेके जा रहा हूँ ये मेरे को ढक देता है, मतलब जो चीज़ पास रहेगा वो बड़ा ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्लैनेट्स चमचमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्स का एक्चुअल पोजीशन होता है यहाँ पे, बट हमको दिखाई देता है यहाँ पे, वो क्यों? अगेन मैंने आपको बोला रिफ्रैक्शन होता है, तो ऐसे जाके ऐसे टकराता है, अंदर आता है। और देखिए इतना ही ना, इसके अंदर देखिए कितना सारा ऐसे जाके टकराता है, टकराता है। तो इसीलिए कभी ज़्यादा कभी कम हमको ऐसे दिखाई देता है, और हमको दिखाई देता है यहाँ पे। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके साथ भी एक दो चीज़ है। व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन हो जाता है, और द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विच कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टू आवर आई। और ये जो इंटेंसिटी होता है लाइट का, वो वेरी करता है, वेरी मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा जो दिखाई देता है, ज़्यादा कम मतलब आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने एक बल्ब रख दूंगा, उसको जलाऊंगा बुझाऊंगा, जलाऊंगा बुझाऊंगा, तो क्या वो आपका जो लाइट है वो वेरी, मतलब जो लाइट है क्या वो सच में ट्विंकल कर रहा है? नहीं, बट आपको दिखेगा, बुझेगा जलेगा, बुझेगा जलेगा, मतलब ट्विंकल करते हुए दिखेगा, इसीलिए आपने वो पॉइंट पढ़ा था। अब हम बात करते हैं यहाँ से ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से आप दो चीज़ देख सकते हो। एक होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं। और एक देखेंगे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, मतलब सनराइज होने से पहले हमको दिखाई देता है और सनराइज होने के बाद भी सन हमको दिखाई देता है, उसके पीछे का हम अभी साइंस कवर करने वाले हैं। देखिए एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये फेनोमेना ऑकर होता है क्यों? मैंने आपको बोला था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अभी तब से ही हम यही चीज पढ़ रहे हैं। एक चीज तो हमने देख लिया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अभी इसको देखना बाकी है। व्हेन द लाइट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर इट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जब लाइट अर्थ के पास आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है, तो वो बेंड हो जाता है, क्यों? रिफ्रैक्शन से। देखिए ध्यान से, ये आपका अर्थ है, पहली बात। यहाँ पे देखिए नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशाएं आपके पास है। मतलब अर्थ के ईस्ट पे यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या होगा ना, सनराइज होगा, और वेस्ट पे आपका सनसेट होगा, ये आपको पता है। ये होता है हॉराइजन, याद रखिएगा। हॉराइजन के ऊपर जब सन आता है तभी जाके हमको वो दिखाई देता है, और हॉराइजन के नीचे आता है तो हमको वो ढंग से दिखाई नहीं देता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए ध्यान से, आपका जो रियल पोजिशन है, मान लीजिए सन यहाँ पे है, अभी तक वो हॉराइजन के ऊपर आया नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जब होता है, ये रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा बेंड हो जाता है, और हमको यहाँ पे सन दिखाई देता है। मतलब समझे एडवांस क्यों बोला? जब सन यहाँ पे हॉराइजन के ऊपर नहीं जाता तब भी हमको वो दिखाई देता है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि जब सन आपका रेयरर, देखिए बाहर का रेयरर होता है, जब अर्थ के सरफेस के अंदर आएगा, मतलब एटमॉस्फेयर का लेयर होगा, और मतलब नॉर्मली बहुत सारे गैसेस का लेयर होगा, तो वो डेंस हो जाएगा बाहर के मुकाबले, क्योंकि बाहर तो स्पेस है, वहां पे रेयरर होगा। तो ऐसे करके हमको जल्दी दिखाई देता है यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए जब यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है, जब वो नीचे चला जाएगा, मान लीजिए ये हॉराइजन के नीचे चला गया, ये हमको दिखना नहीं चाहिए था, बट फिर भी यही रिफ्रैक्शन के कारण ये भी ऐसा आके अंदर चला जाएगा, बट हमको वो दिखाई देगा यहाँ पे। और इसीलिए हमको सन सेट होने के बाद भी सन यहीं पे ही दिखाई देता है, समझ आ गया? तो यहाँ पे होने के बाद भी यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। इतना समझ गए आप? आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब टॉपिक था, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और एक दो ही स्लाइड से याद रखना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में व्हेन लाइट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड ड्यू टू द स्मॉल और लार्ज पार्टिकल प्रेजेंट देयर, जब लाइट आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है ना, ये स्कैटर हो जाता है, मतलब
टकरा के इधर उधर चारों तरफ क्या हो जाता है ना, खिल जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर के अंदर, लार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका खास करके पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ज्यादातर वो स्कैटर होते हैं, याद रखना। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि सन का लाइट आने वाला है व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट सातों कलर मतलब जो आपको मैंने बोला था विबग्योर, उससे मिलके बना है। तो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादातर ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि ब्लू कलर का सबसे छोटा शॉर्ट वेवलेंथ होता है, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होता है आपके ब्लू कलर का, इसीलिए उसको ज्यादा ही स्कैटर करेंगे। और मीडियम साइज पार्टिकल जो होते हैं वो रेड कलर को ज्यादा स्कैटर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। लार्ज साइज पार्टिकल, जो लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर करते हैं सारे कलर्स लाइट के, इसीलिए दैट्स वाई लाइट अपीयर्स इन व्हाइट इन कलर। और जो लाइट लार्ज बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कलर्स को ही क्या करते हैं ना, आपके स्कैटर करते हैं, इसीलिए आपको लाइट व्हाइट कलर का देखने के लिए मिलता है। क्योंकि बड़े पार्टिकल तो ज्यादातर किसको स्कैटर करते हैं, सारे ही कलर को। अब सारे कलर मिलके क्या बनाए हैं, व्हाइट, इसलिए आपको व्हाइट लाइट ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जब भी लाइट आता है तो आपको व्हाइट देखने के लिए मिलता है। आई थिंक आप समझ गए, इतना तो समझ ही आ गया होगा, राइट? बना लेता हूँ भाई। ओके उसके बाद हम देखेंगे जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, और एक टॉपिक जो कि है टेंडल इफेक्ट। नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, याद होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर में। यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर था केमिस्ट्री का, वहां पे आपने पढ़ा होगा। तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है ना, जो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, स्कैटर करते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब उसको अगर हम अच्छे से थोड़ा पढ़ना चाहे, इन आवर एटमोस्फेयर देयर आर प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। हमारे एटमोस्फेयर में डस्ट की कमी नहीं है। टीनी वाटर ड्रॉपलेट, स्मोक पार्टिकल्स, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है। लाइट रीचेस अस आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पार्टिकल्स, और लाइट ये सब पार्टिकल्स रीच करने से पहले ही हमको दिखाई देते हैं। मतलब लाइट रीचेस अस, लाइट हमारे पास पहुंच जाता है ये पार्टिकल्स हमारे तक पहुंचने तक, इसीलिए जो लाइट का पैथ होता है वो विजिबल हो जाता है। और ये कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको पता होगा, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, ये सब आपने पढ़ा है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, और यही फेनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखिए अगर इस रूम के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं और लाइट का पाथ को मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, ऐसे जा रहा है, राइट? सीधा थोड़ा नहीं हो रहा है बट स्टिल आप देख सकते हो ऐसे, मतलब यहाँ पे तो लाइट का पार्ट नहीं दिख रहा है, ये देखो पूरा दिख रहा है, एक पैरेलल टाइप का हमको ये चीज दिख रहा है अच्छे से, राइट? यहाँ पे देखो पूरा लाइट का हमको क्या देखने के लिए मिलता है, पाथ विजिबल हो जाता है। और यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि ना, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। और उसके साथ ही आप देख सकते हो सन का जो आप देख सकते हो, सन आपको पूरा सातों के सातों कलर देते हैं। ब्लू कलर तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर जाते हैं, और रेड कलर भी स्कैटर कर जाते हैं, और बाकी जो मेन कलर बचा व्हाइट कलर, वो आपको ज़्यादातर दिखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, व्हाई डज स्काई स्काई अपीयर्स ब्लू। कभी स्काई को देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सन से जो भी चीज़ आता है वो तो व्हाइट कलर का आता है, बट स्काई हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो स्पेस है दैट इज इन ब्लैक, दैट इज ब्लैक इन कलर। तो ये हमको ऐसा क्यों दिखाई देता है? देखिए एक्चुअली स्काई हमको केवल दिखाई देता है, खाली अपीयर होता है वो ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से। मतलब इसमें भी स्कैटरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए क्या हो रहा है, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर ब्लू कलर एंड मोस्ट आज इट इज हैज स्मॉलर वेवलेंथ। याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर की स्तर की अगर मैं बात करूं, आपको मैंने बोला था ज्यादातर स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लू को ही स्कैटर करवा देते हैं, और एटमोस्फेयर के ऊपर लेयर में चारों तरफ क्या खिल जाता है, ब्लू कलर खिल जाता है, क्योंकि उसका सबसे छोटा वेवलेंथ है, इसलिए हमको पूरा ऊपरी वाले हिस्से में ब्लू कलर दिखाई देता है। समझ आ गया आपको? उसके बाद बात करेंगे, आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पेशेंस बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छे से आपका ब्राइट होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपके पास पेशेंस है जो सब कुछ बोल रहा है मेरे को। उसके बाद देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का लास्ट पार्ट हम देखेंगे। सन, अगर स्काई हमको ब्लू क्यों लगता है हमने देख लिया, तो सन आपका रेड क्यों लगता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे? देखिए एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हराइजन, देयरफॉर सनलाइट हैज टू ट्रैवल मोर इन अर्थ एटमोस्फेयर। देखिए जब सनराइज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इसके पहले, हॉराइजन ये होता है, यहाँ पे सनराइज होता है और यहाँ पे सनसेट होता है, और दोनों के टाइम पे ही इसको पूरा यहाँ पे रहना पड़ता है, जिसके वजह से इनका जो नॉर्मली आप देखे होगे ट्रैवलिंग होता है, मतलब सन का लाइट हम तक पहुंचने के लिए इनको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको पता होगा लॉन्गर वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो हमारे आंख तक क्या जाता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब जिसका रेड कलर का स्कैटरिंग होता है वही हमको
ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ब्लू कलर तो ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट के लिए मतलब सबसे दूर से आने के लिए, और दूसरे दूर से कौन आ सकता है, रेड कलर ही आ सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वेवलेंथ है। तो इसी वजह से वो हमारे आँख तक पहुँच पाता है, और हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पे थोड़ा आसमान क्या देखने के लिए मिलता है, रेड देखने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। होप करता हूँ आपका प्री बोर्ड और बोर्ड्स बहुत अच्छा जाए, 2025 आपके लिए एक बहुत यादगार साल रहे। तो थैंक यू। ओके, विद दिस साइनिंग ऑफ, बाय बाय।